गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये फिगर ध्यान से देख लीजिए क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है। आपको पता होगा ट्विटर का लोगो पहले की बर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब ट्विटर ने अपना लोगो पलट के अल्फ़ाबेट X रख लिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। What is the new logo of Twitter after replacing the iconic bird logo? प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या हो गया है? तो ट्विटर ने ऑफिशियली रीब्रांड कर लिया है अपने लोगो को आफ्टर ओनर एलॉन मस्क चेंज्ड इट्स आइकॉनिक बर्ड लोगो। ठीक है, और ये लेटेस्ट स्वीपिंग है जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज किया है लास्ट ईयर। कितने वर्थ के साथ खरीदा था? $44 बिलियन के साथ। इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया कंपनी है, इन्होंने हाल ही में ये भी अनाउंस किया है कि अब ये जो नंबर ऑफ डेली डायरेक्ट मैसेजेस हैं जो अनवेरीफाइड यूजर्स सेंड कर सकते हैं उनके ऊपर लिमिट लगाने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल ट्विटर ने आइकॉनिक बर्ड लोगो को अपने चेंज कर लिया है और अब इन्होंने अपना लोगो बनाया है अल्फ़ाबेट X को। ठीक है, देखिए इसके अलावा रेलवे अथॉरिटी ने एसोसिएट किया है मणिपुर स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ और अब ये यहाँ पे डिस्पैच कर रहे हैं पहली गुड्स ट्रेन जो कि कैरी कर रही है अपने साथ फूड ग्रेन्स को, साथ ही कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ को। कौन से स्टेट में? मणिपुर में ऑब्वियसली। और कहाँ से जा रहा है ये? तो गुवाहाटी से। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि खोंग सैंग लेटेस्ट स्टेशन है जिसको कि कमीशन किया गया था 2022 में इन द जिरबम इम्फाल न्यू लाइन प्रोजेक्ट। तो बस आपसे ये सिंपली पूछ सकते हैं कि जो पहली गुड्स ट्रेन है जिसमें कि एसेंशियल आइटम्स रखे गए हैं ये किस स्टेट में ऑपरेट की जा रही है? तो आंसर है मणिपुर। मोहम्मद यूनुस द नोबल लॉरिएट हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जिन्हें समाचारों में देखा गया था, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो मोहम्मद यूनुस बिलोंग करते हैं बांग्लादेश कंट्री से। और यहाँ पर किस वजह से आजकल ये चर्चे में आ गए हैं? क्योंकि जो अपीलेट डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट का बांग्लादेश की, उन्होंने ऑर्डर दिया है मोहम्मद यूनुस को कि उन्हें 12 करोड़ टका टैक्स के रूप में पे करना होगा। ठीक है, टका बांग्लादेश की करेंसी ऑब्वियसली, और अगर हम इसको डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो $1.1 मिलियन टैक्स लगाया गया है मोहम्मद यूनुस के ऊपर। किस वजह से? रीज़न क्या है? क्योंकि डॉक्टर यूनुस के 3 ट्रस्ट थे जिसमें उन्होंने अपने पैसों को डोनेट किया हुआ था। फर्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ट्रस्ट, फिर सेकेंड का नाम था यूनुस फैमिली ट्रस्ट और थर्ड था यूनुस सेंटर ट्रस्ट। ठीक है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो बांग्लादेश की हैं, इन्होंने टैक्स लगाया है इस पैसे के ऊपर जो ये ट्रस्ट के नाम पे इसमें डोनेट कर रहे थे अब तक। ठीक है, तो यही रीज़न है कि मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबल पुरस्कार विजेता हैं, ये चर्चे में हैं क्योंकि इनके ऊपर हाल ही में इनकम टैक्स ने पेनल्टी लगाई है। तो आंसर है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ईरान कंट्री के साथ एक पार्टनरशिप करी है और इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये बात हुई है कि कॉपरेशन को दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इन्हांस किया जाएगा और ये एक्शंस लेंगे ताकि जो अटैक्स हो रहे हैं बाय सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स उनको प्रिवेंट किया जा सके इनके बॉर्डर्स पे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि पाकिस्तान और ईरान ने कोलैबोरेट किया है। अब इंडिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले विजिट करने गए थे यूएई को, और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो गया था उस टाइम कि ये कौन सी विजिट है उनकी यूएई कंट्री के लिए। तो आपको याद रखना है ये इनकी 5th विजिट है और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएई को विजिट किया। फर्स्ट कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने यूएई को विजिट किया था 1981 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबको कॉमेंट से बताना है कि श्रीलंका के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन हैं? Dr. Thani Al-Ziyodi, the chair of World Trade Organization's 13th Ministerial Conference, is from which country? विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर थानी अल जायोदी किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये यूएई कंट्री को बिलोंग करते हैं और ये एक्चुअली मिनिस्टर हैं यहाँ के फॉर फॉरेन ट्रेड, और हाल ही में इनको इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि होने वाली है अबू धाबी में। कब? अगले साल फरवरी मंथ में। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 164 कंट्रीज एंड कस्टम ब्लॉक्स, और ये यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, साथ ही कुछ फ्यूचर वर्क के ऊपर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे
और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा इनकी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसको चेयर कौन करेंगे? नाम याद रखिएगा, डॉक्टर थानी अल ज़ियौदी। कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? तो आंसर है यूएई, ठीक है। यहाँ पे कुछ और समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज अगर हम देखें तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो है ये होस्ट करेगा वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस को। कब? सितंबर मंथ में, अगले महीने। और कहाँ पे करेगा? तो बेंगलुरु सिटी में। आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू कौन सी जगह है या कौन सी सिटी है। 4 ऑप्शन दे देंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो आंसर है बेंगलुरु। साथ ही इसमें खास बात क्या है कि ये पहली बार हो रहा है जब ये इवेंट एशिया के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे एशिया में ये पहली बार हो रहा है। इसके अलावा सेकेंड कॉन्फ्रेंस हम यहाँ देखेंगे सेमिकॉन इंडिया को। सेमिकॉन इंडिया 2023 की जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके लिए वेन्यू क्या रखा गया था? गांधीनगर, जो कि है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमन कौर थांडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया से हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। किस वजह से आजकल चर्चे में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना सेकेंड W60 ITF टाइटल जीता है अपने कैरियर का, एक इवेंट को जीतते हुए USA में, ठीक है। और इसी के साथ ये इकलौती इंडियन वुमेन हो चुकी हैं आफ्टर सानिया मिर्ज़ा, जिन्होंने प्रो टाइटल जीता है USA में। और इसके पहले इन्होंने मेडन W60 ITF टाइटल जीता था सैगुएने में लास्ट ईयर, ओके। तो बस याद रखिएगा करमन कौर थांडी किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो आंसर है टेनिस। कुछ और यहाँ पे स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें पहला नाम है विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली हाल ही में 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और इसी के साथ इन्होंने सरपास किया है जैक्विस कैलिस को। और जैक्विस कैलिस कौन से कंट्री के लिए खेलते हैं? साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। तो अब विराट कोहली जो हैं कि 5वें नंबर पे आते हैं हाईएस्ट रन स्कोर करने के टर्म्स में इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सेकेंड हम यहाँ बात करेंगे जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स की, जिसमें एज अ टीम इंडियन शूटर्स ने सेकेंड पोजीशन ऑक्यूपाई की है। और जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए वेन्यू क्या रखा गया था? कोरिया, ओके। फिर इसके अलावा 2 नाम यहाँ पे लिखूंगी मैं, सरिता एंड राकेश। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, तो याद रखना है आपको कि ये आर्चरी से रिलेटेड हैं। किस वजह से चर्चे में थे? क्योंकि हाल ही में इन्होंने क्लेम किया है कंट्री का पहला गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैम्पियनशिप, जिसके लिए वेन्यू था ज़ेक रिपब्लिक, ओके। फिर हम यहाँ पे चौथी बात करेंगे कोरिया ओपन की। कोरिया ओपन 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर है सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। आपसे ये पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड द अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसका नाम है अणु अवेयरनेस यात्रा 2023? किस राज्य ने अणु जागरूकता यात्रा 2023 नामक जागरूकता कार्यक्रम की मेज़बानी करी है? तो ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको कि होस्ट किया गया है बाय इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि है कलपक्कम में। और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में। इस इवेंट के लिए इन्होंने थीम रखी है एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया इन एसोसिएशन विद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देन विज्ञान भारती, तमिलनाडु एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि ये जो अणु अवेयरनेस यात्रा है ये किस स्टेट ने होस्ट किया है? तो आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। देखिए, इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसका एम है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके स्कोप को एक्सपैंड करना, राइट। आपको बताना है कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसको किस साल में इनैक्ट किया गया था। तो लोकसभा ने हाल ही में पास कर दिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को, और इसका एम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को जो स्कोप है उसको एक्सपैंड करना, जिसको कि इनैक्ट किया गया था 1980 में। इस बिल की हेल्प से हम इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं, और जो हमने नेशनल टारगेट सेट किया है कंट्री के लिए कि हम नेट ज़ीरो एमिशन अचीव कर लेंगे, कब तक? 2070 तक, ओके। तो बस याद रखिएगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल क्योंकि पास हो चुका है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब एक्टिव हो चुका था? तो आंसर है 1980। IMF हैज़ रेज्ड फोरकास्ट फॉर इंडियाज़ GDP ग्रोथ फॉर द करंट फिस्कल 2। IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है? तो IMF ने
अपना फोरकास्ट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए रेज कर दिया है फॉर द करंट फिस्कल 6.1% पे, और पहले ये वैल्यू थी 5.9%, जिसको कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था अप्रैल मंथ में। और क्यों ये रेज किया गया है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले असल में इन्होंने 6.1% ही प्रेडिक्ट किया था, लेकिन बाद में अप्रैल मंथ में इन्होंने 5.9% पे इसको कम कर दिया था, लेकिन अब फाइनली इन्होंने फिर से ये वैल्यू 6.1% पे कर दी है। और कैलेंडर ईयर 2023 के लिए इन्होंने ये बताया है कि ग्रोथ प्रोजेक्शन कंट्री के लिए कितना रहने वाला है, 6.6%। फाइन। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली री एंटर्ड द यूनेस्को? किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में पुनः प्रवेश किया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूएस की जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बिडेन, इन्होंने हाल ही में अटेंड किया फ्लैग रेजिंग सेरेमनी को, जो कि हुआ यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में पेरिस के अंदर। और इसी के साथ वॉशिंगटन की ऑफिशियल री एंट्री मार्क की गई यूनाइटेड नेशंस एजेंसी यूनेस्को के अंदर। ओके, और यूएस ने अपना ये इंटेंशन अनाउंस किया था जून मंथ में कि यूनेस्को को एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, और जो यूनेस्को की 193 मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने अप्रूव किया था यूएस की री एंट्री को 5 सालों के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कौन यूनेस्को को फिर से रिज्वाइन कर रहा है? तो ये कंट्री है यूएस। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पेड्रो सैंचेज कौन सी कंट्री के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनको नेम किया गया है एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री स्पेन। और यहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो किस वजह से हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ इनकंक्लूसिव इलेक्शंस, और यही रीज़न है कि स्पेन ने एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपने लिए नियुक्त किया है जिनका नाम है पेड्रो सैंचेज। और अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्पेन में फिर से एक बार इलेक्शंस हो सकते हैं। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि पेड्रो सैंचेज फिलहाल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन हैंडेड अ 2 मैच सस्पेंशन बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय क्रिकेटर को 2 मैचों का निलंबन हाल ही में सौंपा है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 मैच का निलंबन सौंपा है हरमनप्रीत कौर को। किस वजह से? बिकॉज ऑफ हर आउटबर्स्ट, क्योंकि इन्होंने स्टम्प्स को शैटर किया था और मैच ऑफिशियल्स को इन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया। तो यही रीज़न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनको 2 मैच से अब निलंबित कर दिया है। ओके, इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में डिसाइड किया है कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज द ऑफिशियल बॉडी जो कि गेम्स को रन करेगी कंट्री के अंदर। और हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अप्रूवल दिया है HAI के रिकॉग्निशन को, क्योंकि जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसने एग्री किया है कि ये मर्ज करेंगे विथ हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और अब इंडिया फिलहाल प्रिपेयर कर रहा है अपकमिंग हैंगजो एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पोर्ट एसोसिएशन है जिसको कि रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज द ऑफिशियल बॉडी बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो ये है हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर आधार सेंटर इन इंडियन आर्मी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी और टाउन? भारतीय सेना में पहले आधार केंद्र का उद्घाटन किस शहर या फिर कस्बे में किया गया है? तो जो पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर है, इसकी एनरोलमेंट सेरेमनी कंडक्ट हुई है वन ऑफ द सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस में नई दिल्ली में। ठीक है, और इस सेंटर को क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? ताकि हम कन्वीनियंट आधार सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जिसमें कि एनरोलमेंट और अपडेट करवाए जा सकते हैं, दोनों ही डिफेंस और सिविलियन पर्सनल के लिए, ट्राई सर्विसेज के साथ ही उनके डिपेंडेंट्स के लिए। और ये जो सर्विसेज हैं ये एक्सेसिबल रहेंगी इनके फील्ड पोस्ट ऑफिसेज के थ्रू एट 48 डेजिग्नेटेड लोकेशंस कंट्री के अंदर। और ये जो सर्विसेज हैं ये प्लान्ड किए गए हैं सभी कमांड हेडक्वार्टर्स पे, कॉप्स हेडक्वार्टर्स पे और सिलेक्टेड FPOs पे। ठीक है, तो फिलहाल जो पहला आधार सेंटर है इंडियन आर्मी के लिए ये इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। अच्छा, इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि एसोसिएटेड है मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोग्राम से? ये क्वेश्चन हम पीछे भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेट करने जा रहा है ये डिस्टिंक्टिव प्रोग्राम एज अ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये जो इनिशिएटिव है ये वर्क करता है अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, और ये स्पीयर हेड होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कल्चरल बेसिस पे इंडिया के 6.5 लाख विलेजेस को मैप करना जो कि फैले हुए हैं 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ठीक है,
तो फिलहाल बस ये याद रखिएगा कि मेरा गांव मेरी धरोहर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, तो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। व्हाट इज द थीम ऑफ द समिट ऑन ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया? भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया? तो जो थर्ड एडिशन है समिट ऑन ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया की, वो हाल ही में कंडक्ट हुई है और इसका थीम इन्होंने रखा है सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलैरिटी। इस समिट को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है फिकी और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने, ठीक है। फिकी का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। तो बस याद रखिएगा कि इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलैरिटी। अच्छा, इसके अलावा कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस? तो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया हाल ही में नई दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस क्या है? जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको एड्रेस करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 और थॉटफुल डिस्कशंस में खुद को इंगेज करना, जिसमें कि कुछ फ्यूचर स्टेप्स लिए जाएंगे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कौन सी सिटी होस्ट है इस कॉन्फ्रेंस के लिए? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लीडर इनिशिएटेड द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा स्पीकर? किस नेता ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ये क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरह का स्टेप है जो कि यूजुअली अपोजिशन पार्टी लेती है, जिसमें करंट गवर्नमेंट को कंपेल किया जाता है कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रेजेंट करें हाउस के अंदर, ठीक है। तो हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये जो मोशन था नो कॉन्फिडेंस का, उसको एक्सेप्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसको इनिशिएट करने वाले कौन थे? कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर इन लोकसभा गौरव गोगोई, ओके। और इसको इनिशिएट करने का रूल क्या है? 50 MPs एटलीस्ट इसके फेवर में होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इसको किसने इनिशिएट किया? तो कांग्रेस डेप्यूटी लीडर इन लोकसभा गौरव गोगोई ने। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना? कौन सा राज्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू करता है? ये क्वेश्चन भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, और ये योजना है मध्य प्रदेश स्टेट की। इसमें क्या होता है? जो भी अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हैं बिटवीन 23 एंड 60 ईयर्स, वो एलिजिबल होती हैं 1000 रुपीज़ के लिए, हर महीने उनको दिए जाते हैं, और 2 इंस्टॉलमेंट इस स्कीम की ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। इसके बाद गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि ऐसी लड़कियां जो 21 ईयर्स को कंप्लीट कर रही हैं फ्रॉम जनवरी 2024, उनको भी अब इसमें इंक्लूड किया जाएगा एज अ बेनिफिशियरी, और उनको भी फिर ये फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और कंडीशंस कुछ हैं, लाइक उनकी शादी हो जानी चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर वो उनको फुलफिल करती हैं तो उन्हें भी इस तरह की फिनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तो फिलहाल बस ये याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश स्टेट की। अच्छा, इसके अलावा कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में कुछ ड्राफ्ट रूल्स रिलीज़ किए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट? तो झारखंड गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं कुछ ड्राफ्ट रूल्स फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्ट, जिसको कि आप कॉमनली पेसा के नाम से जानते हैं। इसको इनैक्ट किया गया था 1996 में। पर्पस क्या है पेसा का? एक सेल्फ गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना थ्रू ग्राम सभाज रेजिडेंट्स के लिए जो कि शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये ड्राफ्ट रूल्स किसने इम्प्लीमेंट किए हैं? तो आंसर है झारखंड स्टेट ने। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अब हम चलेंगे हमारे क्विज पे, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब यहाँ पर आपकी टर्न है, आपको इनका आंसर कमेंट से बताना होगा। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। अगर आज आपको 5 आउट ऑफ 5 नहीं आते तो कल ज़रूर आएंगे, बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहना है मेरे साथ। और बाकी आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते वो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के वहाँ से याद रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ।
Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meeru Zahadsana signing off.